साथियों, क्वेश्चन नंबर 101 है, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहा जाता है? तो एक स्वर से गायन को आर्चिक कहा जाता है दोस्तों, दो स्वर से गायन को गाथिक कहा जाता है और तीन स्वर से जो गायन होता है उसे सामिक कहा जाता है। तो तीन स्वर से युक्त गायन को सामिक कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना जाता है? तो षड्ज का जो संबंध है वो लाल रंग से माना गया है। सुनहरी रंग का संबंध जो गंधार से माना गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 है, सुनहरी रंग का संबंध गंधार स्वर से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस पशु या पंक्षी का संबंध निषाद स्वर से माना गया है? दोस्तों, हाथी जो है, हाथी का संबंध निषाद स्वर से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 106, धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? विभत्स रस से धैवत स्वर का संबंध जोड़ा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 है, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो मध्यकाल में यह षड्ज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 108, भरतकाल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया? तो भरतकाल का जो षड्ज था वो मध्यकाल में पंचम स्वर ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 109, प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? प्राचीन काल का जो गंधार स्वर होता था वह आधुनिक में कोमल गंधार के रूप में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 110, अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो अंतर्गंधार को आधुनिक समय में शुद्ध गंधार कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 है, आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना जाता है? तो षड्ज है जो कभी भी वर्जित अब नहीं हो सकता है, इसलिए इसे अवर्जित स्वर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, भरत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्म को संवादी कहा है? भरत द्वारा नव त्रयोदश नामक अंतराल युग स्वर युग्म को संवादी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 113, पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्म को संवादी कहा है? तो पंडित सारंग देव द्वारा अष्टद्वादश को अंतराल युक्त स्वर युग्म को संवादी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुतियांतर कितनी बार आना चाहिए? तो दोस्तों, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुतियांतर जो है 3 बार आना चाहिए। इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 115, षड्ज पंचम का आपसी गुणांतर कितना है? दोस्तों, गुणांतर निकालने के लिए एक सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है कि हमें स्वरों का आंदोलन संख्या पता होना चाहिए। तो स्वर का आंदोलन संख्या जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, षड्ज का जो है 240 होता है और पंचम का 360 होता है। तो 240 लिख लीजिए, इसके आगे 360 कर दीजिए, 360। इसमें क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य ऐसे कट जाएगा, फिर ये आपका ये 12 से काटेंगे तो ये 2 होगा यहाँ और इधर 3, यानी 3/2 ऐसा हो जाएगा। ये सही होगा, 3 संबंधे 2, ये सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, षड्ज मध्यम का आपसी गुणांतर। तो षड्ज मध्यम 240 और यहाँ पर हो जाएगा मध्यम का जो होता है 320। तो ये दोस्तों 8 से अगर हम काटते हैं तो 3 होगा और एक तरफ 4 होगा, यानी 4 × 3 4 3, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम षड्ज का अगर आंदोलन संख्या पता है तो सभी स्वरों का निकाल सकते हैं। दोस्तों, आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने जाते हैं? तो आधुनिक ध्वनि विज्ञान में तीन स्वर संवाद प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप संगीत से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी उपयोगी है। इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है 118, किसी भी स्वर को
बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं। इन स्वरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे स्वयंभू स्वर कहा जाता है। स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहा जाता है? तो स्वयंभू स्वरों को हार्मोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, तानपुरे से मंद्र सप्तक की सा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? तो गंधार जो स्वर होता है वो तानपुरे का जो अंतिम तार होता है जो मंत्र सप्तक का सा से मिलाया जाता है। तानपुरा जो कि 1 2 3 4 4 तार होते हैं। पहला तार पंचम से मिलाया जाता है, पंचम या मध्यम जो भी राग में प्रयोग हो। बाकी मिडिल के 2 जो होते हैं वो मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है और अंतिम जो तार होता है उसे मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। दोस्तों यही जो अंतिम वाला जो सा होता है, दोस्तों यही जो अंतिम वाला सा होता है उससे स्वयंभू स्वर गंधार निकलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचम षडज से कितने गुणा ऊंचा होता है? पंचम जो होता है वो 1.5 गुना ऊंचा होता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक बीड़ा सितार के किस पर्दे को भरत का षडज मानते हैं? तो मंद्र पंचम के पर्दे को भरत का षडज मानते हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी। पश्चात संगीत में शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी अगर षडज की आंदोलन संख्या 240 हो? दोस्तों षडज की आंदोलन संख्या 240, ये हमेशा ही 240 ही होता है। इस तरह से दैवत का जो होगा वो 400 होना चाहिए। इस तरह जो दैवत का आंदोलन संख्या है वो होगा 400। इसका सही आंसर है 400। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, षडज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के दैवत स्वर की आंदोलन संख्या, तो श्रीनिवास जो वो अपना आंदोलन संख्या मांगने हैं वो 405 है, 405। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत परिजात के अनुसार अगर हम बीड़ा की, दोस्तों संगीत परिजात के अनुसार अगर हम बीड़ा के तार को 36 इंच का माने, बीड़ा की तार को अगर हम 36 इंच का माने तो मेरू से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? दोस्तों मेरू से 15 इंच की दूरी पर दैवत स्वर होगा। पंडित अहोबल ने तार, षडज तथा मेरू के मध्य में किस स्वर की स्थापना की? तो मध्यम स्वर था जिसकी स्थापना पंडित अहोबल ने तार, षडज तथा मेरू के मध्य में किया था। पंडित अहोबल ने मेरू और हुड़च के मध्य किस स्वर की स्थापना की? तार षडज का। तार सप्तक का जो षडज है उसकी स्थापना पंडित अहोबल ने मेरू और हुड़च के बीच किया। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर षडज को कहा जाता है। एक पूरे सप्तक का आंदोलन, एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया है? दोस्तों 301 सेवट, 301 सेवट एक पूरे सप्तक का अंतराल माना गया है। एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया? तो 1200 सेंट में बांटा गया। चूंकि दोस्तों हारमोनियम में आपने देखा होगा 12 स्वर होते हैं, 12 स्वर जो कि हर एक स्वर 100 सेंट का माना गया है। तो इस तरह से कुल सेंट जो होता है वो 1200 सेंट हो जाता है। सेंट पद्धति के जनक एलिस, सेंट पद्धति जो कि हारमोनियम बेसिक है उसके जो जनक है वो एलिस है। सभी बराबर बराबर स्वरों का होता है। पंडित सारंग देव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सकें, दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पंडित सारंग देव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सकें ऐसा स्वर समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। दोस्तों ग्राम जो कि 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। क्वेश्चन नंबर 133, पश्चात संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता था? पश्चात संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है? तो स्केल है वो, पश्चात संगीत में ग्राम को स्केल कहा जाता है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्यान किसने किया? तो ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम व्याख्यान है वो मतंग ने किया। इन्होंने ही राग का भी किया है और ग्राम शब्द का भी सर्वप्रथम व्याख्यान मतंग द्वारा ही किया गया है। महर्षि भरत ने
कितने ग्रामों का वर्णन किया? तो महर्षि भरत द्वारा जो ग्रामों का वर्णन है वो 2 है। इसका सही आंसर होगा 2। प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो 22 श्रुतियाँ होती हैं। यह हर एक ग्राम में अलग अलग 22 श्रुतियाँ होती हैं। षडज ग्राम में पंचम की श्रुति किस पर स्थापित होता है? तो 17वीं पे स्थापित होता है। दोस्तों मध्यम ग्राम में अगर श्रुति की बात करें तो वो 16वीं श्रुति पर स्थापित होता है। मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुति का हो जाता है? तो ये 3 श्रुति का हो जाता है, इसीलिए वह 16वीं पर स्थापित होता है। मध्यम ग्राम में दैवत 4 श्रुति का हो जाएगा। मध्यम ग्राम का जो दैवत होगा वो 4 श्रुति का हो जाएगा। 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो ग्राम कहा जाता है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? दोस्तों प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। मूर्छनाएं कितने प्रकार की मानी जाती हैं? मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी जाती हैं। भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बीड़ा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? तो भरत के अनुसार जो प्रथम षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को मध्यम से स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन है, षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितने मूर्छनाओं का रूप धारण करती हैं? दोस्तों 56, चूँकि 4 प्रकार होता है तो 14 × 4 तो 56 होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 56। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? दोस्तों मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना सौवरी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 है, आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? तो बिलावल राग के जो मूर्छना है वो रजनी से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, उत्तर मंदा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग से सदृश है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा काफ़ी। जो उत्तर मंदा नामक मूर्छना है वो काफ़ी से मिलता जुलता है। षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना अभिरुद्धगता है। षडज ग्राम की पहली मूर्छना का नाम उत्तर मंदा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 यहीं पर पूरा होता है। मेरे अगले वीडियो में 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।